हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर पॉलिटिकल साइंस क्लास। तो हम लोग 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 6th चैप्टर जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पहला पार्ट इसका देख लिया, अभी हम लोग सेकेंड पार्ट को देख रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जुडिशरी और इम्पॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी के बारे में स्टडी कर लिया है, और आज हम जुडिशरी के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, यानी कि न्यायपालिका की संरचना के बारे में, कि भारतीय न्यायपालिका के जो लेवल है यानी कि स्तर हैं वो कितने हैं और ये किस प्रकार से काम करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो भारतीय न्यायपालिका है उसके 3 स्तर होते हैं, 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं उच्चतम न्यायालय, जिसे हम लोग सर्वोच्च न्यायालय भी कह सकते हैं और जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं। सेकेंड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, और थर्ड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सबसे बड़ा कोर्ट होता है और ये सेंट्रल लेवल का कोर्ट होता है। उसके बाद यहाँ पर हाई कोर्ट है जो कि स्टेट लेवल के कोर्ट होते हैं। उसके बाद थर्ड हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जिला न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो कि सबसे निचला अदालत होता है, और ये जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधीन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है सबसे बड़े न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि क्या क्या उसके पास शक्तियां हैं या वो किस तरह से काम करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सभी न्यायालयों में सबसे बड़ा न्यायालय होता है। उसके बाद जो है स्टेट कोर्ट आते हैं, उसके बाद जो है सबसे छोटे न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को न्यायालयों में सर्वोच्च माना गया है, और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के बाद आते हैं, और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो है सुप्रीम कोर्ट की हर बात को माननी पड़ती है, क्योंकि कोई भी मामले को हम लोग देखेंगे कि वो निचली अदालत से शुरू होते हैं और जो है वो अपील के तौर पर ऊपरी अदालत के पास जाते हैं, और जो है सुप्रीम कोर्ट यानी कि ऊपरी अदालत में जो फैसला लिया जाता है वो अंतिम फैसला होता है। जो भी डिसीज़न होता है वो सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीज़न के रूप में लेता है, और सुप्रीम कोर्ट की बात को जो है जो उसके नीचे जो अदालत आते हैं हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उन्हें वो माननी ही पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो न्यू दिल्ली में है। अब हम लोगों को ये जान लेना है कि सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय क्या है और सुप्रीम कोर्ट के पास क्या क्या पावर है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को वो लागू हो चुका था, पर उसके ठीक 2 दिन बाद ही 28 जनवरी 1950 को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। और 1950 में जब सुप्रीम कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी, उस समय हम लोग देखेंगे कि टोटल 8 मुख्य जो है जज थे, और जिसमें कि हम लोग देखेंगे एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और उसके साथ 7 अन्य जज थे। पर धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि समय के अनुसार न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। अभी हम प्रेजेंट टाइम में देखेंगे कि टोटल 34 जजेस हैं, और जिसमें कि जो है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और उसके साथ 33 अन्य न्यायाधीश भी हैं, 33 अन्य जज भी उनके साथ हैं। और प्रेजेंट टाइम में हम लोग देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है शरद अरविंद बोबड़े, जो कि 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो सबसे पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में और उसके पावर के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना है कि जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अपॉइंट कैसे किए जाते हैं, कैसे उनकी नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर हमें ये जान लेना है कि संविधान के अकॉर्डिंग 124 जो है वो बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, जिसमें राष्ट्रपति जो होंगे वो जज की नियुक्ति करते समय अपनी इच्छा से वो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के परामर्श से उनकी नियुक्ति करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। जब हम लोगों ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, उनके पावर के बारे में पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वो क्या कहते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं। और हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका टर्म कितना होता है, वो कितने समय तक वो काम कर सकते हैं, और या तो हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे जो है वो अपने पद पर बने रह सकते हैं या कैसे उनको उनके पद से हटाया जा सकता है।
तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं टर्म एंड द मेथड ऑफ रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। तो इसमें हम लोग देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो उनकी रिटायरमेंट एज जो निर्धारित की गई है वो 65 ईयर्स, मतलब कि 65 ईयर्स तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। और यदि किसी भी कारण से वो 65 ईयर्स के पहले वो क्या कर सकते हैं, रिज़ाइन भी कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई रीज़न हो तो। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी जज जो होता है अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहा है या संविधान की किसी बातों का वो उल्लंघन करते हैं या सही तरीके से न्याय नहीं करते हैं, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उस जज को उनके पद से हटा सकते हैं। और हटाने के लिए हम लोगों ने देखा था कि जैसे राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, ठीक उसी तरह जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जो जज को जो हटाने की विधि वो सरल नहीं होती है, इनके ऊपर भी महाभियोग यानी कि संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत के द्वारा मेजोरिटी मिल जाती है, उनके काम में अनियमितता पाई जाती है, तो उनके बहुमत के द्वारा वोट होता है, बहुमत के द्वारा और प्रस्ताव अगर पास हो जाता है और जो है न्यायाधीश का जो दोष होता है वो सिद्ध हो जाता है, तो राष्ट्रपति उनको पद से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब हम लोग ये देखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कोई भी अगर भारत के किसी गवर्नमेंट पोस्ट पर या सरकारी पद पर कार्य कर रहा है तो सबसे पहला ये पॉइंट हम लोग देखते हैं हमेशा कि वह भारत का नागरिक हो, ही शुड बी अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट कि वह कम से कम 5 वर्ष किसी 1 या 2 या उससे अधिक हाई कोर्ट का वो क्या होना चाहिए, जज होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि कम से कम 10 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में वकालत की होगी उन्होंने, ऐसा होने के बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं लास्ट यहाँ पर कि राष्ट्रपति की नज़र में उन्हें क्या होना चाहिए, कानून का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकते हैं, जज की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा कोर्ट है और इस कोर्ट में जो लिया गया डिसीज़न होता है वो लास्ट डिसीज़न होता है। तो सबसे बड़ा न्यायालय होने के कारण इनके पास हम लोग देख सकते हैं कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट पावर भी होते हैं। तो अब हम सुप्रीम कोर्ट के पावर के बारे में जानेंगे कि क्या क्या पावर सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो सबसे पहले हम इनके पावर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट जो इनको शक्ति दी गई है या जो इनका जुरिस्डिक्शन है वो क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये प्रारंभ होना या शुरू होना है, यानी कि कई ऐसे मामले होते हैं कि जिनकी शुरुआत ही सुप्रीम कोर्ट से होती है और ख़त्म भी ये सुप्रीम कोर्ट में ही होते हैं। तो ऐसे मामले जो होते हैं निचली अदालतों से जुड़े नहीं होते हैं, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट से ही शुरू होते हैं। तो ऐसे मामलों में हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच किसी भी प्रकार की कानूनी विवाद हो तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, सुलझाए जाते हैं। फिर हम देखेंगे कि राज्यों के बीच आपस में क्या हो जाते हैं, विवाद हो जाते हैं। तो ऐसे मामलों को भी क्या किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही सुलझाया जा सकता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि नागरिकों को, हम लोगों को अपने डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये मौलिक अधिकार संबंधित मामले भी होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है इन मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए हम लोग जानते हैं कि हमें रिट या आदेश जारी करता है हमारे अधिकारों को बचाने के लिए और इनके द्वारा हमारे अधिकारों की रक्षा भी की जाती है। फिर हम देखेंगे कि इनकी जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो पावर इनको दिया गया है उसमें हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो कई ऐसे मामलों में क्या होता है, विवाद भी आ जाता है। तो ऐसे विवादों को भी सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ऐसे इनको अधिकार दिया गया है, ऐसे विवादों को सुलझाता है। अब हम सुप्रीम कोर्ट के दूसरे अधिकार के बारे में जानेंगे जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार या अपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पर हम अपील जुरिस्डिक्शन की बात करें तो कुछ ऐसे मामले हैं जो अपील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पास आते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे
कि कुछ मामले जो होते हैं वो निचली अदालत यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के पास आते हैं, पर वहाँ पे वो सॉल्व नहीं हो पाता है या फिर उनके निर्णय से जो व्यक्ति होता है वो संतुष्ट नहीं होता है। तो फिर वो क्या होता है ना कि वो व्यक्ति जो होता है वो ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है ताकि उसके लिए सही निर्णय लिया जा सके। और यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि ये मामले किस तरह के होते हैं। अगर ऐसा कोई क्रिमिनल केस होता है या सिविल केस होता है या फिर संविधान से रिलेटेड ऐसा कोई केस होता है, तो ये अपील के तौर पर निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक जाती है, क्योंकि हर किसी को ये अधिकार मिला हुआ है कि उसके साथ सही न्याय हो। किसी भी तरह के मामले हो, अगर उन्हें निचली अदालत में सही निर्णय नहीं दिया गया है तो वो व्यक्ति अपील कर सकता है और वो अपील के तौर पर ऊपरी अदालत के पास जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है जो भी डिसीज़न लेता है वो निचली अदालत को उस डिसीज़न को मानना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अपील किया जाता है ऊपरी अदालत में, व्यक्ति करते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर सही निर्णय नहीं मिल रहा है तो हर किसी को यह अधिकार दिया गया है कि उसके साथ सही न्याय हो। और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो लास्ट डिसीज़न यानी कि अंतिम फैसला लेता है, और जितने भी उसकी निचली अदालत आते हैं उनको उनके फैसले को मानना ही पड़ता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे परामर्शदात्री अधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि एडवाइस देना, परामर्श देना। तो हम यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति को संवैधानिक और कानूनी प्रश्नों पर जो है सुप्रीम कोर्ट वो क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि देश के प्रेसिडेंट को अगर किसी भी महत्वपूर्ण मामलों में सलाह की आवश्यकता होती है तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से लीगली वो एडवाइस मांग सकते हैं। पर जो सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं वो यहाँ पर बाध्य नहीं है कि वो सलाह दे, और सलाह देते भी हैं तो कम से कम 5 जज जो होते हैं वो डिसीज़न लेते हैं और वो राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। पर ज़रूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट इस डिसीज़न को माने, क्योंकि ये क्या होता है, सलाह होता है। और मानने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो राष्ट्रपति को इसके लिए बात भी नहीं कर सकते हैं, उनको फोर्स भी नहीं कर सकते। और न्यायपालिका भी यहाँ पर पूरी तरह से स्वतंत्र है ताकि वो सही निर्णय ले सके। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो परामर्श देने का भी कार्य करता है कानून से संबंधी बातों पर। फिर उसके बाद हम लोग 4th देखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो है मौलिक अधिकारों का रक्षक यानी कि प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे देश में नागरिकों को कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, और कोई भी किसी के अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है या छीनता है तो नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग वो अपने मौलिक अधिकारों को सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो न्यायालय ने वो आदेश जारी किए न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया जाता है या जो रिट दिए गए हैं जिसके द्वारा जो है व्यक्ति अपने उन अधिकारों को सीधे सीधे न्यायालय के द्वारा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, याचिका दायर कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग जो आर्टिकल 32 में जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके द्वारा व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लास्ट देख रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है वो है अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स यानी कि अभिलेख न्यायालय। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में हर दिन हम लोग देखेंगे कई प्रकार के लाखों हज़ारों मामले आते रहते हैं, और इन सभी मामलों को क्या किया जाता है ना कि रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है, लेख के रूप में उन्हें दस्तावेज़ को सुरक्षित रखा जाता है, ताकि ऐसा हो सकता है कि कभी कभी इन चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ जाती है, फिर से उन पुरानी फाइलों को फिर से खोला जाता है, तो रिकॉर्ड्स के रूप में ये जमा रहते हैं, तो फिर से सबूत के तौर पर क्या किया जा सकता है, इनको देखा जा सकता है। इसलिए इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, और इन्हीं के द्वारा जो होता है न्यायालय इन मामलों को फिर से क्या कर सकती है, देख सकती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी शक्तियां हैं, और इन शक्तियों के द्वारा वो सही तरीके से न्याय कर सकती है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो भारत की न्यायपालिका है वो पूरी तरह से क्या है, स्वतंत्र है, ताकि वो निष्पक्ष रूप से सभी के लिए सही न्याय कर सके। तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट और उसके अधिकारों के बारे में जाना, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।